श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चौथी यूनिट का एक पार्ट पी ब्लॉक। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट और उसकी केमिस्ट्री है इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चौथी यूनिट है और चौथी यूनिट का एक भाग है जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पहली क्लास में हमने पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की। दोबारा से मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो एलिमेंट्स हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाता है। किस में जाता है? पी सब सेल में। पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात की तो हमने ये कहा कि जो पी ब्लॉक का पहला ग्रुप था उसमें पी में एक इलेक्ट्रॉन आया था, दूसरा ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ग्रुप में 3 इलेक्ट्रॉन और लास्ट एक्रिय गैस में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन थे। अर्थात 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये पूर्ण स्थायी विन्यास को रख रहे थे। ठीक है। और पूर्ण स्थायी विन्यास के कारण ही इनमें इनकी क्रियाशीलता कम होती है, इनकी क्रिया करने की प्रवृत्ति क्या होती है? कम होती है। ये धनायन और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति कम रखते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को न तो एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं, न इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की प्रवृत्ति रखते, कम रखते हैं, जिसके कारण ये एक्रिय होते हैं। देखिए क्या होता है। तो इससे आगे आज का अपना टॉपिक रहेगा तत्वों की संरचना के बारे में। ठीक है। और तत्वों की संरचना में सबसे पहले बोरोन की संरचना पढ़ेंगे। किसकी संरचना पढ़ेंगे? बोरोन की संरचना। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा तत्वों की संरचना। तत्वों की संरचना में टॉपिक अपना रहेगा बोरोन की संरचना। तत्वों की संरचना में अपना पहला है बोरोन की संरचना। बोरोन की संरचना। और बोरोन की संरचना देखिए ध्यान से। बोरोन की जो संरचना होती है वो सामान्यतः षटफलक के रूप में होती है। षटफलक के रूप में कैसी होती है? सामान्यतः यानी सामान्य षटफलक। सामान्य बोरोन की संरचना में देखा जाए तो बोरोन के 12 परमाणु आइकोसाहेड्रल पोजीशन में होते हैं। कौन सी पोजीशन में होते हैं? आइकोसाहेड्रल। बोरोन की संरचना को देखा जाए तो बोरोन के 12 परमाणु आइकोसाहेड्रल पोजीशन में होते हैं। आइकोसाहेड्रल पोजीशन में होते हैं। वो कैसे होंगे? इस टाइप से, इस प्रकार के ध्यान से। बोरोन की संरचना में बोरोन के 12 परमाणु और सबसे जो राउंड वाले परमाणु हैं उनको मैंने B2 से और अंदर के जो परमाणु हैं उनको मैंने B1 से शो किया है। तो कुल मिलाकर 12 परमाणु आइकोसाहेड्रल पोजीशन में होते हैं। वो कैसे होते हैं वो ध्यान से देख लें। इस प्रकार की बोरोन की संरचना होती है। देखिए ये बोरोन है, देखिए 2 इधर 3 फिर 4 5 और 6। इन सबको हमने आपस में मिला दिया। ये बाहर वाले हैं। कौन से हैं? बाहर वाले, जिनको हमने कह दिया B2 माना है। क्या माना है? B2। ये बाहर वाले बोरोन परमाणु हैं जिनको हमने किससे? B2 से। तो इनको मैं क्या लिख रहे हैं? हम B2। ये B2 बाहर वाले सारे क्या माने हैं? B2। ये B2। अगला भी क्या है? B2। ये भी क्या है? B2। ये भी क्या है? B2। ये B2 और फिर 6 परमाणु इसके अंदर होंगे और 6 परमाणु इसके जो अंदर होंगे उसको मैंने B1 कहा है। उसको मैंने क्या कहा है? B1 कहा है। वैसे ऐसे। ठीक है। इनको भी क्या किया? इनको यहाँ
ठीक है। और सिचुएशन बनी ऐसी, इनको आपस में जोड़ दिया, ये देखो जैसे बना दिया, और फिर इनको ऐसे जोड़ दिया, ये यहाँ होता है, ठीक है। और इनको फिर क्या कर दिया, इनको आपस में जोड़ा, ठीक है। अब देखो ये बी है, ये 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ जुड़ेंगे 5 जुड़े, ठीक है। अब ये कितने से जुड़ा, 1 2 3, तो ये भी जुड़ गया किससे, ये जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, एक इससे जुड़ गया, ये 3, इससे 4, इससे 5, बढ़िया, 1 2 3, ये जुड़ गया, इससे 1 2 3 4, ये आपस में 1 2 3 4, 5, ऐसे। इसको बोलते हैं आइकोसाहेड्रल। ये बीच वाले B1, ये बीच वाले B1 और ये भी क्या है, और अब ये बोरोन जो है ये सीधे पूर्ण रहने के बाद ये भी ऐसी सिचुएशन आएगी, इसको बोलते हैं आइकोसाहेड्रल। इसको क्या बोलते हैं, आइकोसा, ठीक है। दोबारा सुन लो, आइकोसाहेड्रल में हमने क्या किया है, मैंने किया पहले, सबसे पहले बोरोन को राउंड में कर दिया, इधर बोरोन 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 6 बोरोन को बाहर की साइड में रखा, जिसको मैंने कहा B2 परमाणु, बोरोन के कौन से परमाणु माने, B2 परमाणु माने। और फिर क्या किया मैंने, अंदर 6 परमाणुओं को अंदर व्यवस्थित किया, और उन परमाणु को मैंने कहा B1। और जो B बोरोन के, जो बोरोन की संरचना में जो बोरोन के परमाणु है B1 और B2, वो आइकोसाहेड्रल पोजीशन में कैसे रहते हैं वो हमने बताया, हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और स्ट्रक्चर के बनाए, इन पोजीशन को जोड़ा, और ये स्ट्रक्चर कौन सी स्ट्रक्चर कहलाई, आइकोसाहेड्रल पोजीशन कहलाई। कौन सी पोजीशन कहलाई, आइकोसाहेड्रल। ये बोरोन की संरचना है, और बोरोन की संरचना में जो B2 परमाणु है वो आपस में 1.7 एंगस्ट्रॉम दूरी रखते हैं। कितनी रखते हैं, 1.7 एंगस्ट्रॉम दूरी रखते हैं आपस में। ठीक उसी प्रकार ये है, तो ये एक पूरी एक यूनिट है, एक यूनिट है। यदि 2 यूनिट के बीच में, यदि 2 यूनिट के बीच में B1 की दूरी देखा जाए, B1 और B1 की दूरी 2 यूनिट के बीच में, ये पहली यूनिट का B1 है, ये दूसरी यूनिट का B1 है, इनके बीच में देखा जाए तो उनके बीच की दूरी है 1.71 एंगस्ट्रॉम। यदि 2 अलग अलग यूनिट की B2 के बीच दूरी देखा जाए तो उसकी दूरी है 2 अलग अलग यूनिट फर्स्ट B2, यूनिट सेकंड B2, इनके बीच की दूरी जो कहलाएगी वो कहलाएगी 2.03 एंगस्ट्रॉम। कितनी होगी, 2.03 एंगस्ट्रॉम। दोबारा सुन लो, सबसे पहला अपना हेडिंग था तत्वों की संरचना के बारे में, और उसमें सबसे पहला था बोरोन की संरचना। तो बोरोन सामान्यतः 60 फलक के रूप में होती है, और उसमें जो बोरोन के 12 परमाणु हैं वो 12 परमाणु आइकोसाहेड्रल रूप में व्यवस्थित होते हैं। कौन से रूप में, आइकोसाहेड्रल, ठीक है, जो तुम्हारे सामने है। और फिर हमने ये कहा कि जो बोरोन है, जो लास्ट जो साइड में जुड़े हुए हैं B2 के बीच की दूरी होती है 1.7 एंगस्ट्रॉम। B2 और B2 के बीच की दूरी कितनी होती है, 1.7 एंगस्ट्रॉम। फिर हमने ये कहा कि जो B1 और B1 के बीच की दूरी, पहली यूनिट का B1 और दूसरी यूनिट का B1, उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 1.71 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 1.7 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और फिर मैंने ये कहा कि एक कोशिका की B2 दूसरी कोशिका की B2 के बीच में जो बीच की दूरी होती है, बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 2.03 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 2.03 एंगस्ट्रॉम होती है। ये संरचना है बोरोन की, ठीक है। तो बोरोन की संरचना के बाद अपने पढ़ेंगे कार्बन की संरचना के बारे में, और कार्बन में हम हीरे की पढ़ेंगे पहले, फिर ग्रेफाइट की पढ़ेंगे, 2 ही अपने सिलेबस में। तो अगला हेडिंग अपना रहेगा कार्बन की संरचना, और कार्बन की संरचना में पहला हेडिंग रहेगा हीरे की संरचना। किसकी संरचना, हीरे की संरचना, ठीक है। तो तत्वों की संरचना में अपना दूसरा हेडिंग रहेगा कार्बन की संरचना, और कार्बन की संरचना में अपना पहला हेडिंग रहेगा
हीरे की संरचना। देखिए एक हमने पढ़ लिया है बोरोन की संरचना के बारे में। इसके बारे में पढ़ लिया है बोरोन की संरचना के बारे में। दूसरा हम पढ़ रहे हैं, दूसरा क्या पढ़ रहे हैं? कार्बन की संरचना के बारे में। कार्बन की संरचना के बारे में। कार्बन की संरचना में अपने पहला है, कार्बन की संरचना में अपना पहला हीरे की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? हीरे की संरचना के बारे में। हम जानते हैं कि कार्बन का एक अपर रूप है हीरा। कार्बन का क्या है? अपर रूप है। ठीक है, उसकी क्या खास बात है वो भी देख लेंगे। इसमें क्या होता है, जो हीरा होता है उसमें कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होता है। कार्बन के इस अपर रूप में कार्बन कौन सी संकरित अवस्था में होता है? कार्बन के इस अपर रूप में, कार्बन के इस अपर रूप में कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होता है। sp3 संकरित अवस्था में होता है। कौन सी संकरित अवस्था में होता है? sp3। प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन से चतुष्फल के रूप में व्यवस्थित होता है। प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है और कौन सी फॉर्म में? चतुष्फल के रूप से जुड़ा होता है। ऐसे इसकी स्ट्रक्चर। प्रत्येक कार्बन से इसका प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन से घिरा होता है चतुष्फल के रूप में। किस रूप से जुड़ा होता है? चतुष्फल के रूप से। ऐसे ऐसे प्रत्येक कार्बन चतुष्फल के रूप में व्यवस्थित होता है। यानी प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन से घिरा होता है। प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन से घिरा होता है। संकरण कौन सा होता है? sp3 होता है। ठीक है, तो ध्यान रहे कि कार्बन की संकरित अवस्था कौन सी होती है? sp3। प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन से चतुष्फल के रूप में व्यवस्थित होता है और चारों इसके बाद चारों शुद्ध इलेक्ट्रॉन बंद बनाए होते हैं। अतः इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अभाव होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? अभाव। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अभाव होने के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अभाव होने के कारण ये ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ऊष्मा व विद्युत का क्या होता है? कुचालक। कुचालक क्यों होता है? क्योंकि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते क्यों नहीं? क्योंकि इसके चारों इलेक्ट्रॉन बंद बनाए होते हैं। कार्बन के चारों फ्यूज इलेक्ट्रॉन और बंद बनाकर वो चारों चतुष्फल के रूप में व्यवस्थित है। ठीक है, अब और ध्यान सुने। इसमें जो कार्बन होता है दूसरे कार्बन से sp3 ओवरलैपिंग से ओवरलैप होता है। प्रत्येक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता है तो जो बॉन्ड बनाता है वो बॉन्ड sp3 ओवरलैपिंग से बनता है। और sp3 ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होने के कारण ये हीरा जो होता है स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है। किसी नेचर का होता है? स्ट्रॉन्ग नेचर का। ये होता है प्रबल प्रकृति का होता है और प्रबल प्रकृति का होने के कारण ही किसी धातुओं वगैरह को काटने के लिए इनको काम में लिया जाता है। तो क्या होता है? इसमें प्रबल ओवरलैपिंग होती है। प्रबल ओवरलैपिंग के कारण ये प्रबल बंध बनाते हैं और प्रबल बंध बनने के कारण, मजबूत बंध बनने के कारण कार्बन आपस में घुलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं और वो जटिल संरचना आपस में गुंथ जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और इसी के कारण इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के चट्टानों को काटने के लिए, मजबूती जो धातुओं की प्लेटों को काटने के लिए किया जाता है। हीरे का उपयोग स्ट्रॉन्ग प्रकृति का होता है, मजबूत प्रकृति का होता है। ये थी हीरे की बात। कार्बन का पहला रूप है हीरा, जिसमें प्रत्येक कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होता है। कार्बन दूसरे कार्बन के द्वारा अन्य 4 कार्बन के साथ चतुष्फल के रूप में व्यवस्थित होता है। चारों इलेक्ट्रॉन
बंद बनाए हुए होते हैं, इनके पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के अभाव के कारण ये उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। और प्रबल ओवरलैपिंग से बंद बनने के कारण इनकी नेचर स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग होने के कारण इनका उपयोग इन धातुओं वगैरह को काटने के लिए किया जाता है। ये पहला था हीरा, और अगला है अपना ग्रेफाइट के बारे में। किसके बारे में? ग्रेफाइट के बारे में। देखिए ग्रेफाइट क्या है। कार्बन की संरचना में पहला अपना हीरा और दूसरा कौन सा है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या है? कार्बन षटकोणीय रूप में व्यवस्थित होता है। किस रूप में व्यवस्थित होता है? षटकोणीय रूप में। कार्बन का अपर रूप है जो विद्युत का चालन करता है, और उसमें क्या होता है कि जो कार्बन है वो षटकोणीय रूप में व्यवस्थित होता है। प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन से घिरा होता है। 3 कार्बन से घिरा होने के कारण उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है, और मुक्त होने के कारण जब वो परतें एक दूसरे पर फिसलती हैं तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूर्णन करते हैं, घूमते हैं, जिसकी वजह से ये विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। तो क्या होता है, किस प्रकार क्या बनता है? ध्यान से देखिए। कार्बन किस रूप में व्यवस्थित होते हैं? षटकोणीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। षटकोणीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। किस रूप में व्यवस्थित होते हैं? षटकोणीय रूप में, ठीक है। और क्या खास बात है? कार्बन का संकरण क्या होता है? इसमें sp2 होता है, और sp2 संकरण होने के कारण, किसके कारण? sp2 संकरण होने के कारण इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से ही, किसकी वजह से ही? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन अन्य 3 कार्बन से घिरा होगा। कितने कार्बन से घिरा होगा? 3 से। और जब कार्बन अन्य 3 कार्बन से घिरा होगा तो कार्बन तभी तो संकरण आएगा sp2, और संकरण sp2 आएगा तो इसके पास एक क्या रह जाएगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मुक्त घूर्णन करते हैं। और जब ये मुक्त घूर्णन करेंगे, तो मुक्त घूर्णन के कारण ये विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं। विद्युत और उष्मा की क्या होते हैं? चालन। विद्युत और उष्मा की क्या होते हैं? चालक होते हैं। विद्युत और उष्मा के चालक। विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं? चालक। हम पढ़ रहे थे ग्रेफाइट के बारे में, और ग्रेफाइट से पहले हमने हीरे के बारे में पढ़ लिया था। देखिए हीरे में क्या था? कार्बन और कार्बन के बीच बंध लंबाई थी 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब अपने पढ़ना था ग्रेफाइट के बारे में। इसके बारे में पढ़ना था ग्रेफाइट के बारे में। और ग्रेफाइट में क्या होता है? देखिए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है। कार्बन 3 कार्बन से अन्य 3 कार्बन से षटकोणीय रूप में व्यवस्थित होता है। षटकोणीय रूप में व्यवस्थित, किस रूप में होता है? षटकोणीय रूप में व्यवस्थित होता है। कार्बन sp2 संकरित होता है। कार्बन कौन सा संकरित अवस्था में होता है? sp2 संकरित अवस्था में। और sp2 संकरित अवस्था में होने के कारण इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये विद्युत का चालन करता है, विद्युत की उष्मा करता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या होते हैं? उष्मा एवं विद्युत की चालकता प्रदर्शित करते हैं। उष्मा एवं विद्युत का चालन दर्शाते हैं। विद्युत का चालन दर्शाते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की। और इनकी संरचना जो होती है ग्रेफाइट की, वो परकीय संरचना होती है। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? परकीय संरचना के रूप में व्यवस्थित होती है, ठीक है। और देखिए कैसी होती है परत की संरचना, कैसे होती है? षटकोणीय रूप में व्यवस्थित होते हैं, ऐसे होते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। और यहाँ एक और किसी भी जुड़ने के लिए ऐसे
ठीक है, ये को बना दीजिए। इधर भी जुड़ने के लिए ऐसी संरचना देखते हैं। और यहाँ जो कार्बन है वो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है। 3 कार्बन से जुड़ा होने के कारण इसके पास Au इलेक्ट्रॉन है, और इस Au इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये वैद्युत का चालन करता है। इसकी वजह से क्या करता है, ये वैद्युत का चालन करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के जो बीच की दूरी है वो होती है 1.42 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है कार्बन कार्बन के बीच की दूरी? CC बंद दूरी होती है 1.42 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 1.42 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और 2 परत जो होती है, 2 परतों के बीच की दूरी होती है 3.42 एंगस्ट्रॉम। ये एक परत है और एक दूसरी परत, इन दोनों के बीच की दूरी होती है 3.42 एंगस्ट्रॉम। 2 परतों के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.42 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और जब वो दोनों परतें एक दूसरे पर फिसलती है, उसके साथ साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन की घूर्णन करते हैं, और जब वो मुक्त इलेक्ट्रॉन घूर्णन करते हैं उसी की वजह से वो विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। तो ग्रेफाइट का कहा जाए तो ये फलकीय संरचना रखते हैं, और 2 परतों के बीच की दूरी 3.42 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन कार्बन के बीच की दूरी होती है 1.42 एंगस्ट्रॉम होती है, और कार्बन षटकोणीय रूप से जुड़ा होता है। प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है। इसके कारण इसका संतरण होता है sp2, और अयनिक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये इसका चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन अयनिक होता है, और अयनिक के कारण ये विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। दूसरी संरचना की ग्रेफाइट की वो भी कंप्लीट। कार्बन पहला पढ़ा था, बोरोन की संरचना, दूसरा पढ़ा था कार्बन की संरचना, तीसरा है फास्फोरस की संरचना। ठीक है, और फास्फोरस की संरचना में सबसे पहला है श्वेत फास्फोरस। अगला रहेगा अपना हेडिंग फास्फोरस की संरचना। हेडिंग कौन सा है? फास्फोरस की संरचना। 3 नंबर अपने पढ़े, 2 नंबर कार्बन का पढ़ लिया, 3 नंबर है फास्फोरस की संरचना। ठीक है, और फास्फोरस की संरचना में सबसे पहला है श्वेत फास्फोरस। सबसे पहला कौन सा है? श्वेत फास्फोरस। और श्वेत फास्फोरस में क्या होता है, चतुष्फलकीय संरचना बनती है। कैसी संरचना बनती है? चतुष्फलकीय संरचना। कैसे? जैसे एक भी यहाँ हो गया, एक भी यहाँ जुड़ गया, एक भी यहाँ जुड़ गया, एक भी यहाँ जुड़ गया, आपस में जुड़ गए। प्रत्येक पी के पास क्या है? व्यवस्था कैसी रहती है? चतुष्फलकीय। श्वेत फास्फोरस की संरचना में प्रत्येक ये जुड़ा होगा पी, ऐसे जुड़ा होगा चतुष्फलकीय। कौन से रूप में जुड़ा होगा? चतुष्फलकीय। ठीक है, और P4 सूत्र होता है। फास्फोरस किस रूप में रहता है? श्वेत फास्फोरस P4 रूप में रहता है, P4 रूप में रहता है। चारों परमाणु चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित होते हैं, और जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री का होता है। P के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री का। बॉन्ड एंगल कितने का होता है? 60 डिग्री। P और P के बीच में जो बॉन्ड एंगल है कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। और बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? बॉन्ड लेंथ होती है 2.21 एंगस्ट्रॉम। P के बीच बॉन्ड लेंथ 2.21 एंगस्ट्रॉम, 2.21। ठीक है, अत्यधिक रिएक्टिव होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो श्वेत फास्फोरस की क्या क्या खास बात है? P4 रूप में व्यवस्थित होता है, और P4 रूप में होता है, चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित होता है। इस रूप में होता है चतुष्फलकीय। ठीक है, इसमें P बॉन्ड एंगल, बंद बॉन्ड का मान होता है 60 डिग्री, बॉन्ड लेंथ का मान होता है 2.21। P और P के बीच बॉन्ड लेंथ का मान कितना होता है? 2.21 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अत्यधिक रिएक्टिव होता है, अति क्रियाशील होता है। तो पहला था श्वेत फास्फोरस, और दूसरा है लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस में क्या होता है? ये भी P4 रूप में व्यवस्थित होता है। ठीक है, और जो अपने जो चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है लाल फास्फोरस में, उस चतुष्फलकीय व्यवस्था की ही इकाइयाँ जुड़कर बहुलक का रूप ले लेती हैं। किसका रूप ले लेती है? बहुलक का। ठीक है, जैसे मैंने कहा
श्वेत फास्फोरस के बाद है लाल फास्फोरस। तो लाल फास्फोरस में लाल फोस्फोरस, और लाल फास्फोरस में क्या होता है, जैसे पी है, एक पी ऐसे हो और एक पी मैंने यहाँ लिख दिया, एक मैंने यहाँ लिख दिया, एक मैंने, ये भी P4 रूप में व्यवस्थित होता है। तो मैंने क्या कहा, दोनों को आपस में ऐसे होती है। ठीक है, आप क्या करें, जो आगे एक और इकाई को आपस में ऐसी और इकाइयाँ जुड़ गई, कई इकाइयाँ। ठीक है, ऐसी कई सारी इकाइयाँ आपस में जुड़ गई और वो किसका रूप ले लिया, घूलक रूप ले लिया, दोनों मिलकर कैसे बन गए। दोबारा श्वेत फास्फोरस की इकाई जो चतुष्फल के रूप में व्यवस्थित हो जाती है, वो आपस में PP के द्वारा बन जाती है। इसके द्वारा बन जाती है, PP के द्वारा बन जाती है, और इसके कारण जो फास्फोरस बनता है उस फास्फोरस को बोलते हैं रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस। ठीक है, और क्या खास बात होती है, ये इस श्वेत की तुलना में कम रिएक्टिव होता है, कम क्रियाशील होता है। श्वेत की तुलना में क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। और इसकी क्या खास बात है, वाष्पशीलता भी कम होती है, क्रियाशीलता कम होती है, वाष्पशीलता कम होती है। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा श्वेत और दूसरा हमने पढ़ा लाल फास्फोरस। अगला है काला फास्फोरस। 3 नंबर बात इसकी आती है, काले फास्फोरस की आती है। फास्फोरस में श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। अब 2 तो हमने पढ़ लिए और अब अपने को कौन सा पढ़ना है, काला फास्फोरस। इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट के समान परतीय व्यवस्था होती है। ग्रेफाइट के समान परतीय व्यवस्था होती है। काले फास्फोरस में एक फास्फोरस अन्य 3 फास्फोरस से घिरा होता है। काले फास्फोरस में प्रत्येक फास्फोरस अन्य 3 फास्फोरस से घिरा होता है। ग्रेफाइट के समान परतीय संरचना होती है। ठीक है, ग्रेफाइट के समान परतीय संरचना होने के कारण ये विद्युत का ग्रेफाइट के समान विद्युत की सुचालक विद्युत है। विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। प्रत्येक फास्फोरस 3 अन्य फास्फोरस के साथ जुड़ा होता है। काला फास्फोरस कैसा फास्फोरस, इसमें ग्रेफाइट के समान परतीय संरचना होती है। प्रत्येक फास्फोरस 3 अन्य फास्फोरस से जुड़ा होता है और ग्रेफाइट के समान व्यवस्था होने के कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, लाल फास्फोरस कम रिएक्टिव होता है, श्वेत से कम वाष्पशीलता रखता है। और जो श्वेत फास्फोरस में जो P4 व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में P आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और बहुलक वाली संरचना बना लेते हैं। काले फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस में क्या होता है, फास्फोरस चतुष्फल के रूप में व्यवस्थित होता है। बंद कोण का मान 60 डिग्री का होता है और PP बॉन्ड लेंथ का मान होता है 2.2 ये था काला फास्फोरस। अब अगला हेडिंग है ऑक्सीजन की संरचना का। अगला हेडिंग किसका है, ऑक्सीजन की संरचना, जो MOP के अनुसार पढ़ी है हमने। ऑक्सीजन की MOP के अनुसार देखा जाए तो ऑक्सीजन में अयस्क इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयस्क इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या होते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। कैसे प्रकृति के होते हैं, अनुचुंबकीय की। और क्यों, किसकी वजह से, इनके पास जो MOP की बॉडी जो विपरीत बंदी कक्षक होते हैं उनमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से ये रंगीन होते हैं और ये कैसी प्रकृति के होते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। तो इसकी संरचना में ये रंगीन प्रकृति के होते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और होता क्या है, देखिए कि जब MOP है, MOP ने बताया कि जो आणविक जो परमाणु कक्षक हैं वो रेखीय संयोग करते हैं और रेखीय संयोग से वो आणविक कक्षक बनाते हैं। और आणविक कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक आणविक कक्षक होते हैं विपरीत बंदी आणविक कक्षक और एक बंदी आणविक कक्षक होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि जब कुछ आणविक कक्षक तो होते हैं जिनकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों से डाउन होती है, वो तो होती है बंदी आणविक कक्षक।
और कुछ होते हैं विपरीत बंदी जिनकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों से क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उसको बोलते हैं विपरीत बंदी। तो यहाँ जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, उस ऑक्सीजन में क्या होता है, विपरीत बंदी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाने से उसकी नेचर होती है अनुचुंबकीय। नेचर कैसी होती है, अनुचुंबकीय होती है, और वो रंगीन प्रकृति के होते हैं। वो कैसे होते हैं, ऑक्सीजन के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो और पहले एमओ डायग्राम के अनुसार अपने समझते हैं, एमओडी कहते हैं, एमओ डायग्राम, एमओ वो कैसे एमओ डायग्राम देखिए। इसमें क्या होता है कि हमने क्या किया, जैसे मान लो O2 है तो हमने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। मैंने लिखा 1s2 2s2 2p4, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से लिख लिया 1s2 2s2 2p4। अब हमने क्या किया, पहले ये मैंने पहले ऊर्जा स्तर दर्शाया, ये ऊर्जा स्तर, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, पहले परमाणु कक्षक बनाए, 1s का बना लिया, इसका बना लिया 1s का, ये 1s का पहला, और 1s ने क्या किया, रेखीय संयोग किया, उसने क्या बना लिया, आणविक कक्षक बना लिया। कौन से कक्षक बनाए, आणविक बना लिया ऐसे। फिर 1s का बनाने के बाद हमने किसका बना लिया, 2s का बना लिया। अरे किसका बनाया, 2s का बना लिया। ये मैंने 2s का बनाया तो 2s का भी ऐसा बन गया। फिर कौन सा बनाया, 2p का बनाया, और 2p का जब बनाते हैं इनका तो कैसे बनाते हैं, देखिए ये p कक्षक है, ठीक है, और इसमें क्या बनता है, पहले यहाँ बनता है 2 कक्षक और नीचे में यहाँ 1 कक्षक बनता है, और इधर ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, ऊपर यहाँ 2 कक्षक बनते हैं और यहाँ 1 बनता है, ऐसी सिचुएशन। तो जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन लगाते हैं तो क्या होता है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर वाले क्या होते हैं 1 2, और इधर वाले में क्या होते हैं 1 2 होते हैं, और टोटल ये किसमें आ गए, ये आगे आने के इसमें 1 2 1 2, ऐसे ही इसमें 1 2 1 2, और p में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कैसे होते हैं, 1 2 3 4, और इधर 1 2 3 4। अब देखिए 4 4 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, और ये क्या है 1 और 2। बताओ ये एंटी बॉन्डिंग कक्षक है, विपरीत बंदी कक्षक है, और विपरीत बंदी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आने से इनकी नेचर कैसी हो गई, ये बंदी आणविक कक्षक है, Bn बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है ABMO ABNO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आने से, कौन से इलेक्ट्रॉन आने से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आने से इनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुचुंबकीय होती है। कैसी होती है, अनुचुंबकीय, ठीक है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। ऑक्सीजन की संरचना संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन 2 बंधन है, ऐसी सिचुएशन में ये है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन की संरचना भी हमें पढ़ी, ठीक है, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में।